जय हिंद फ्रेंड्स। सिद्धार्थ भैया के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अड्डा 24/7 आईएएस पर आज जिक्र होगा एमपी के सबसे बड़े स्कैम की या फिर एमपी के सबसे बड़े एग्जाम से रिलेटेड इस फेक न्यूज की। इस वीडियो के एंड तक आपको शायद थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि ये न्यूज फेक है या रियल है, और आप भी अपना कमेंट जरूर करके बताएंगे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से एमपी के पटवारी एग्जाम को लेकर देश भर में हल्ला है, देश भर में चर्चा है। दोनों वर्गों के स्टूडेंट, जो सिलेक्टेड हैं, जो नॉन सिलेक्टेड हैं, वो दोनों सड़क पर आ चुके हैं, अपना अलग अलग डिमांड रख रहे हैं सरकार के साथ, और उधर सरकार ने भी अपना एक स्टैंड लिया है। तो हाल ही में अभी 2 हफ्ते पहले एमपी के पटवारी एग्जामिनेशन की भाई रिजल्ट आया। एग्जामिनेशन के रिजल्ट के आते ही जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे उनके घरों में मिठाइयां, खुशी का माहौल था, सालों से मेहनत था, उसकी रिजल्ट मिला, लोग बहुत खुश थे। लेकिन पिछले एक हफ्ते में लोगों ने एक छोटी छोटी नब्ज को पकड़कर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखते हुए कुछ बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। जो बच्चों के घर में खुशी का माहौल था, आज उन्हीं बच्चों के चेहरे पे एक उदासी छाई है। आज वही बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी क्या गलती है। एग्जामिनेशन को रोक देने की बात की गई है, एग्जामिनेशन को उनकी जो नियुक्तियां होती हैं, ज्वाइनिंग होती है, उसको फिर से करने की बात की गई होती है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन हो क्या रहा है। हाल ही में अभी पटवारी का एग्जाम हुआ। ये पटवारी का एग्जाम बेसिकली हमारा जो एमपी एम्प्लॉय सर्विस सिलेक्शन है, वो लगभग 10 या 12 लाख कैंडिडेट ने उनका फॉर्म भरा, और आपको पता है कि लगभग 9000 नियुक्तियां थी। 9000 नियुक्तियों में से 144 पोस्ट थी पटवारी के एग्जामिनेशन के लिए, पटवारी के पोस्ट के लिए। उस पटवारी के पोस्ट में से लगभग 144 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब 144 लोग में से ये सोच के भी थोड़ा सा हैरत होता है कि किसी एक एग्जामिनेशन सेंटर से जो टॉप 10 टॉपर्स हैं, उनमें से 7 जो हैं वो एक ही सेंटर के हैं। अब ये किसी भी एग्जामिनेशन को हो सकता है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो इंडिया के किसी भी क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक कोई भी अगर एग्जामिनेशन हो रहा है, अगर इस तरीके की न्यूज खबरें सामने आ रही हैं, तो सबसे पहले हम किस तरीके से देखेंगे, ठीक है, उसी चर्चे में हम पूरी की पूरी डिस्कशन करेंगे। साथ ही में लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी एग्जाम से तो विश्वास टूट सा गया है, क्योंकि कभी कभी इतने बच्चे एग्जाम देते हैं, इतना रोजमर्रे को मतलब इतना मेंटल प्रेशर होता है, रोज एक ही तरीके का प्रेशर। एग्जाम से एक दिन का प्रेशर जो होता है वो हर दिन हम नहीं लगा सकते, है ना। हर दिन बच्चे इतना एफर्ट नहीं कर सकते, हर दिन बच्चे इतना डेडिकेट नहीं कर सकते। तो एग्जाम से एक दिन से पहले और एग्जाम के दिन वाला दिन बहुत दिन इंपॉर्टेंट होता है। इसी पर्सपेक्टिव में आज हम देखते हैं, इस पर्सपेक्टिव में कि भाई क्या चल रहा है, क्या किसकी डिमांड है, किस तरीके से ये पूरा का पूरा मुद्दा दिख रहा है। सामने आपको स्क्रीन पे हर तरफ से ये न्यूज फैली नजर आ रही है। एमपी पटवारी एग्जामिनेशन, है ना, ये है वो एग्जामिनेशन एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल में है, जहां पर ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 सहायक संपरीक्षक एंड पटवारी एंड अदर पोस्ट कॉम्बिनेशन रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022 का जो रिजल्ट आया है, पिछले साल इन लोगों ने दिया था। यहां पे बच्चे अपना एप्लीकेशन डालते हैं, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, टैग कोड, और रिजल्ट आ जाता है। कुछ बच्चों का रिजल्ट आया और हुआ ही नहीं। सो बेसिकली इसमें लोग कई सारे अपने अपने कयास लगा रहे हैं कि किस वजह से नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, देखिए हर तरफ से न्यूज मीडिया पर ये छाया हुआ है। किसी ने दावा किया है कि मैंने तो पैसा भी दिया था तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने तो 10 लाख दिए, 15 लाख दिए, तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तो आरोप है कि जबरदस्ती ये एग्जाम सिर्फ किन्हीं स्टूडेंट्स के लिए करवाया गया था और वो पास हो गए थे। दूसरा आरोप यह है कि पैसे लेके पास कराया गया था। तीसरा आरोप यह है कि ये एक कोई पर्टिकुलर कॉलेज है जहां से बार बार सिलेक्शन इसी सेंटर से हो रहे हैं। कई सारे एग्जामिनेशन में कई सारे आरोप लग रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज, सबसे हम देखते हैं क्या है। हम ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में हम दोनों पक्षों के बारे में जानेंगे कि स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, जो सेलेक्ट है, नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, उनकी क्या डिमांड है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में हर तरह की प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। चाहे आप इस एग्जाम में देख लीजिए, इस एग्जाम में भी बहुत सारे बच्चों को मेंटल टेंशन होगा, प्रेशर होगा, घर की स्थिति, सामाजिक स्थिति अलग होगी। उसमें अपना डिसीजन कैसे बनाएं, अपना फैसला कैसे लें, आगे की तैयारी कैसे हो, ये एग्जामिनेशन का कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण ये प्रोसेस रहता है। लेकिन जब आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं
जब आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, इसमें मैं एक इनिशिएटिव लेकर आया हूं सलाह, जिसमें आपको मैं पर्सनल मेंटरशिप दूंगा, जहां पर हर एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हो आप, वहां पे हम बात करेंगे। सलाह यूपीएससी सिविल सर्विसेज के डोमेन में एक पर्सनल मेंटरशिप है। चाहे आप स्टेट पीसीएस चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हमें चाहिए होता है कोई जो हमारे सर पे रहे और हमें ऑब्जर्व करे। आंसर राइटिंग अगर हम कर रहे हैं तो देखें किस तरीके की आंसर हम लिखे हैं, ताकि हम जीरो से जब शुरू करें तो आगे जाके 200 दिन बाद एक बढ़िया शानदार आंसर लिख सकें, ताकि सबसे अलग हो। इसको एनरोल करने के लिए आपको जय हिंद नाम का कोड यूज करना पड़ेगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये पटवारी के एग्जाम में मैंने इतने स्टूडेंट्स का वीडियो देखा है, जो स्टूडेंट्स यूपीएससी के मेंस क्वालिफाई हैं, इंटरव्यू नहीं हो पाया, वो लोग भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं पटवारी का। सोच रहे हो क्लास 1 से क्लास 4 तक का एग्जामिनेशन। तो ये जो सरकारी एग्जामिनेशन की भूख है, ये सरकारी एग्जामिनेशन की जो चाह है, इसको इतना सारा कंपटीशन, इतना सारा प्रेशर, साल भर का टाइम, लेकिन आपको क्या चाहिए? एक मेंटोर ऐसा चाहिए जो कि आपकी बातों को सुने और आपको राइट गाइडेंस दे। तो कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म है, अभी भरिए उसको, जो भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया है उसमें भरिए, हम लोग बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। साथ ही में रिजल्ट ओरिएंटेड बैच जो हमारा यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का रॉब है, यही टिकट है आपके लबासना का, उसमें आप एनरोल करिए। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारी की सारी जीरो से शुरुआत होगी, A to Z तैयारी होगी। अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। अब आज का टॉपिक यही है कि डिमांड क्या है। सबसे पहले हम आते हैं डिमांड उनकी जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। देखिए 144 बच्चों का पटवारी में सिलेक्शन हुआ है, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारी मेहनत करके आए हैं। किसी के माँ बाप नहीं हैं, किसी के माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं, किसी के बाप खेती करते हैं, किसी की माँ घर में सिर्फ खाना बनाती हैं, आर्थिक मतलब स्थिति ठीक नहीं है, सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है। किस तरीके से लोगों एक उम्मीद की किरण दिखी और इस एग्जाम को क्रैक कर लिया। सबसे पहले उनका यह कहना है कि जब सरकार ने यह कह दिया कि भाई इस एग्जामिनेशन पे इसकी ज्वाइनिंग पे रोक लगा दी जाए, मतलब कि पटवारी के ज्वाइनिंग पे रोक लगा दी जाए, जो कि 15 अगस्त को ज्वाइनिंग डेट थी, तो इन लोगों का कहना कि हमारी क्या गलती है, हमने क्या किया है ना। सबसे पहला सवाल जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारी क्या गलती है, हमें ज्वाइनिंग कराइए। साथ में ये कह रहे हैं कि हमारे तो डॉक्यूमेंटेशंस पूरे हैं, सब कुछ चेक कर लीजिए, आप हमारा इन्वेस्टिगेशन करवाइए तो सब कुछ चेक कर लीजिए, लेकिन हमें क्या करिए, आप ज्वाइनिंग दीजिए, 15 अगस्त को हमें ज्वाइनिंग दीजिए। क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो फेक न्यूज फैला रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है उनका कोई एक ग्रुप है सोशल मीडिया के थ्रू फेक न्यूज फैला रहे हैं, और इससे क्या हो जा रहा है, ये जो हम हजारों की भीड़ की आवाज लाखों की भीड़ में छुप गई है, यही मुद्दा यहां पर हो रहा है। वी वॉन्ट ज्वाइनिंग, डाई हार्ड एफर्ट हमने किया है, हमारा दर्द समझिए। हमने पिछला एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया, यूपीएससी का एग्जाम दिया, हमने ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, कई सारे एग्जाम दिए, अब जाके ये पेपर निकला है, अब तो कुछ हमारे लिए कर दीजिए। तो उनकी भी एक रिक्वेस्ट है, एक सविनय निवेदन है सरकार से, मतलब मामा जी से। मामा जी कौन? शिवराज सिंह चौहान को मामा जी कहते हैं लोग वहां पे, ठीक है, क्योंकि वो अपनी जनता को भांजे भांजियां बच्चों को समझते हैं। अब आइए जो नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके बारे में सोचते हैं। जो नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पकड़ा है। जो पटवारी का एक पोस्टिंग आई है उसमें 144 की भर्ती हुई है, लेकिन जो टॉप 10 टॉपर्स हैं, टॉप 10 टॉपर्स एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही सेंटर से आए हैं। वो सेंटर मतलब उस कॉलेज से आए हैं, उस कॉलेज का नाम है एनआरआई ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। अभी हम बात करेंगे आगे। उनका क्या कहना है कि ये सारे एग्जाम ऑफलाइन कराइए, ऑनलाइन में कंप्यूटर सेंटर्स पे, एग्जाम सेंटर्स पे थोड़ी धांधली हो सकती है। उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम्पल दिया कि कैसे यूपीएससी ऑफलाइन करवाता है इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, कैसे पीसीएस ऑफलाइन कराता है इतने ऑर्गेनाइज तरीके से। ये सारे एग्जाम भी कंप्यूटर ना होके ऑफलाइन कराई जाए, ठीक है। उन्होंने कहा है कि भैया हमको री एग्जामिनेशन चाहिए, है ना। उनका यह कहना है कि टॉपर्स जो हैं, जो टॉपर्स आए हैं उनका माध्यम मतलब हिंदी में सिग्नेचर कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में 25 पा रहे हैं। तो कोई व्यक्ति जिसको इंग्लिश में पूरा का पूरा मिल रहा है वो हिंदी में साइन कैसे कर सकता है। कुछ बच्चों का यह भी कहना है जो सिग्नेचर है टॉप 10 में से 7 बच्चों की जो सेम सेंटर से हैं, उनकी हिंदी के सिग्नेचर की साइन सेम है। मतलब किसी एक स्टूडेंट ने, किसी एक व्यक्ति ने उनके सातों के सिग्नेचर किया है, ये आरोप लगा है। साथ में कहा जा रहा है कि ये जो एनआरआई कॉलेज है ना, ये एनआरआई कॉलेज ये इस बार भी ऐसा ही किया है। एक बार और ऐसा हुआ था जब
पुलिस की भर्ती हो रही थी जेल विभाग में, तब भी इस कॉलेज से बहुत लोग, इस सेंटर से बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ था। वैसे ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो जूनियर इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भी एग्जाम हुआ तो इस सेंटर से बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ। अब या तो लोग ये माने कि इस सेंटर में भाई कोई माया है, कोई दिव्य शक्ति है कि हो रहा है, या तो फिर जो दिव्य शक्ति है यानी कि जो ये कॉलेज जिनके नाम पर है, मतलब वो बीजेपी विधायक हैं संजीव कुशवाहा जी, और क्या वो दिव्य शक्ति उनकी तरफ से आ रही है, क्या वो पावर में है तो अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि इस कॉलेज की हिस्ट्री जो है वो ठीक नहीं है इस कैंप से रिलेटेड, इस पेपर से रिलेटेड। डिमांड कर रहे हैं बच्चे की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसमें। लोग भी, विपक्ष भी डिमांड कर रहा है, कांग्रेस भी डिमांड कर रही है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इसमें होनी ही चाहिए। और सिग्नेचर वाली बात तो मैंने आपको बता ही दी। अब थोड़ा सा हम आगे आते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद हमें यह पता चलता है कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था, गवर्नमेंट ने क्या कहा। हर तरफ खबरें चल रही हैं, यूथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं पटवारी रिक्रूटमेंट में। एमपी के हर जिले में प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई ऐसा जिला बचा नहीं है जहां पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। खास तौर पे ये प्रोटेस्ट भोपाल में ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्योंकि ये जो सेंटर है मेन इसका, ईएसडब्ल्यू का सेंटर जो है वो भोपाल में ही है, रिक्रूटमेंट का हेड। ठीक है। अनदर जो कांग्रेस लीडर हैं उनको कहना है कि भाई ये जो व्यापम है जहां से ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है, वो उसमें ही कहीं ना कहीं कोई धांधली हो रही है। बहुत भारी लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है। साथ ही में फिर ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है कि टोटल 114 पार्टिसिपेंट सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 7 आउट ऑफ 10 टॉपर्स जो हैं वो बीजेपी के एमएलए के सेंटर से आए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा आरोप लगा है। साथ में हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज, जहां पर शिवराज सिंह चौहान जो मामा जी हैं, उनका कहना है कि रिक्रूटमेंट जो है वो अभी रुकेगी, ज्वाइनिंग डेट अभी नहीं आएगी, अभी है जो वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये ट्विटर पे इन्होंने ट्वीट करके बोला है कि अभी कोई खास आगे प्रोसेस नहीं होगा बिना इन्वेस्टिगेशन के। इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं सेलेक्टेड वाले, वो थोड़ा सा नाराज हो गए हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से। ठीक है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ना, अगर ऐसे केसेस पहले हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट किस हिसाब से अपना फैसला सुनाया है। देखिए एक तरीके से जिनका हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं ये हमारा पर्सनल फंडामेंटल राइट भी अब्रिज हुआ है। मूल अधिकार तो गया ही है, और अगर ये सत्य है तो फिर ये बहुत बड़ा गलत है। लेकिन सत्य है, उसका तथ्य क्या है, तथ्य जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। एक केस में आपको, ये देखिए ये वही कॉलेज है जो एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये वही कॉलेज है जहां से इस सेंटर पड़ा था पटवारी वाले एग्जाम का, और लगभग 10 में से 7 इसी कॉलेज से निकल कर आए हैं। ठीक है। और इससे पहले भी अगर केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट में 2011 में, एक मध्य प्रदेश में ही, भोपाल में ही, मतलब चीटिंग का, पेपर लीक का एक केस सामने आया था। तो जहां पर जस्टिस क्या नाम है इनका, वहां के हाईकोर्ट के जो जस्टिस थे, उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि भाई जस्टिस ए बोपन्ना एंड रामा बुसुब्रमण्यम, these people are ruining the education system। एजुकेशन सिस्टम को रूइन कर दिया जा रहा है, मतलब खराब है। और सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉल किया है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, पॉपुलरली नोन एज व्यापम, विच हैज अनअर्थड इन 2011। लगभग उस टाइम पर 4000 पेज की चार्जशीट सीबीआई द्वारा सबमिट हुई थी ग्वालियर कोर्ट में, और उसमें कई लोग नप गए थे, ब्यूरोक्रेट्स, टीचर्स, मतलब ये एग्जीक्यूटिव्स, अथॉरिटी, कई लोग नपे हुए थे, कई लोगों के उसमें विटनेसेस थे, कई लोगों के खिलाफ एक्यूज थे उसमें। तो ये अब ठीक 12-13 साल बाद अब मध्य प्रदेश में, अब इस क्षेत्र में एक केस आया है। आप सभी को पटना वाला फेमस केस तो याद ही होगा, रूबी रॉय का केस। रूबी रॉय, जहां पर उनके पिताजी ने उनको गलत माध्यम से उनकी मदद की, अपनी बेटी की, और पढ़ाई करवाई, और एग्जामिनेशन वो टॉप कर गई। जब टॉप कर गई तो कैमरामैन ने उनसे पूछा कि तुम्हारा ग्रेजुएशन कौन से फील्ड में हुआ है, तो उन्होंने बोला कि प्रोडिकल साइंस, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए था। प्रोडिकल साइंस क्या होता है भाई?
उसने पूछा गया, उन्होंने कहा कि कुकिंग का होता है मतलब तो समझ रहे हैं, तो इस लेवल पे काफी निंदा हुई थी, काफी तूल पकड़ा था मामला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हमेशा से कहना है कि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते हैं और पावर का मिसयूज करते हैं तो कुछ इस तरीके का चीज सामने नजर आती है। लोगों का कहना है कि बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें हो रही हैं, एक ही कॉलेज में एक ही सेंटर से बार बार हर एग्जामिनेशन में कैसे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, टॉपर जो हैं उनका माध्यम इंग्लिश है, हिंदी में साइन कर रहे हैं, और कितने सारे जो चीजें हैं वो एक दूसरे से मिल रही हैं, इसलिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कहा जा रहा है। इन्होंने कहा है कि ये एक सिस्टम के खिलाफ बहुत बड़ा एब्यूज है, सिस्टम को एब्यूज किया जा रहा है, जो पावर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आनी चाहिए, और जो लोग उस अथॉरिटी में हैं वो लोग अगर रूल्स को वायलेट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सीरियस एक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे डिटेल में। देखिए, इससे पहले भी एक एग्जाम हुआ था, ये मैंने एक आज तक की रिपोर्ट लिया है, बेरोजगारी की बाढ़ है ना, छटपटाते बेरोजगार। तो बेसिकली क्या है, पहले कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा में यही हुआ था, ये भोपाल में ही हुआ था। कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा भर्ती में यही हुआ, एक क्षेत्र में एक ही जाति के टॉपर सामने आए थे। समझ रहे हो आप, एक ही क्षेत्र के एक ही जाति के टॉपर सामने आए थे। ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ही एकदम सटीक। साथ ही में सरकार ने तब जांच करके परीक्षा रद्द करा दी थी, सरकार ने भी उस टाइम पर रद्द करा दी। जांच इस बार भी होनी चाहिए जी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद अभी रिक्रूटमेंट रोकी हुई है। हुआ क्या पटवारी भर्ती का भी जांच होगा या होगी? अब आप कमेंट करके बताइए आपका व्यू पॉइंट क्या है, क्योंकि ये बच्चे अभी भी सड़क पर उतरे हुए हैं और सबके करियर का सवाल है, सबके प्रिपरेशन का सवाल है। ठीक है, सामने एक ये वाला वीडियो वायरल हुआ है, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये लड़की अपने प्रोफाइल से ये वीडियो बना के भेजती है, मैंने तो 15 लाख रुपए भी दिए थे, मेरा तो पेपर ही नहीं निकला, मतलब कि एग्जाम नहीं निकला। ये पूरी डिटेल में वीडियो बना के कहती है कि लेकिन ये एग्जामिनेशन जैसे हो रहा था वैसे होना चाहिए, जिनका सिलेक्शन है वो हो जाए, जिनका नहीं हुआ है उनको अगला मौका दिया जाए। और बेसिकली कुछ टाइम बाद फिर इसने वीडियो डिलीट कर दिया और फिर दूसरा वीडियो डाला कि हम और हमारे दोस्त मजाक कर रहे थे, हम लोग खेल रहे थे कि एक्टिंग खेल रहे थे। उसके बाद मेरे दोस्त ने गलती से वीडियो अपलोड कर दिया। तो समझ सकते हैं ना, इशारा काफी है समझदार को। ठीक है, तो हाँ, मैंने 15 लाख दिए थे। पटवारी परीक्षा टॉपर ने वीडियो जारी करके ये बताया, फिर दी सफाई। ये टॉपर हैं, 15 लाख दिए थे। तो बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं कि आपको पहले ही बताना चाहिए था कि अगर सीट खरीदी जा रही है तो हम 5 साल बर्बाद नहीं करते, हम भी 15 लाख देते, हम भी अपना गांव में घर बेच देते, जमीन बेच देते। जब पैसे पे ही नियुक्तियां हो रही हैं तो हम क्यों पढ़ें? और यही एक बहुत बड़ा कारण है सबसे बड़े स्कैम का। ये जो दर्शाता है, जब बात पूछी गई थी संजीव कुशवाहा जी से, जब वो विधानसभा से निकल रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात है ही नहीं, जिसको जो जांच करानी है वो करा ले। सो अभी भी मामला डाइसी है। मैं आप सभी का एक रिव्यू जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है इस पूरे डिबेट में क्या चल रहा है? क्या वाकई में धांधली हुई है तो किसकी वजह से हुई है? नहीं हुई है तो अब किसको मौका मिलना चाहिए? क्या एग्जाम रद्द होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा, आपके व्यू पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट पे। हम ये पटवारी कह रहे हैं, तो हमारे जो हायरार्की सिस्टम है ना, जो हमारा पंचायती राज का हायरार्की सिस्टम है, वो क्या कहता है? देखिए, सबसे ऊपर तो हमारा आता है कलेक्टोरेट यानी कि डीएम, जो किसी सिटी का होता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में आ जाएगा सीधे हमारा डीएम। ये एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, यूपीएससी टॉपर होते हैं। ठीक है, अब हमारे राज्य में, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि न्याय विभाग, हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक वर्क, लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हम यहां बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन में जो पटवारी होता है ना, वो क्लास 4 ऑफिसर होता है। नायब तहसीलदार क्लास 3, तहसीलदार क्लास 2 और ये क्लास 1 होते हैं। ठीक है, अब यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन नीचे कौन आता है? आईएएस के तहसीलदार आता है, उसके नीचे नायब तहसीलदार, उसके नीचे आता है ये विलेज पटवारी और लेखपाल। यहां पर अगर हम सीनियरिटी की बात करें तो पहले आएगा पटवारी, फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर, फिर तहसीलदार, फिर बीडीओ, फिर एसडीएम, फिर एडीएम आते हैं, कलेक्टर, फिर कमिश्नर। ये लोग दोनों ही डायरेक्ट यूपीएससी टॉपर होते हैं।
ठीक है, तो ये हायरार्की है, अगर आपको जानना हो तो बेसिकली यही फॉर्मेट होता है ताकि आपको एक डिटेल एस्पेक्ट मिल जाए। अच्छा, हम ये बात ही कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि पटवारी का क्या काम है भाई, कौन होते हैं पटवारी। ठीक है, साथ ही में ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, मैंने आपको क्या बताया, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सबसे जो ग्राउंड वर्क होता है ना, वो लेखपाल या पटवारी ही देखता है। इन एक ये भी बड़ा चलता है कि एक पटवारी सब पर भारी, कहा यह भी जाता है एक बार पटवारी जमीन का लेखा जोखा कर ले तो उसके बाद डीएम, सीएम, एसपी नहीं कोई कर सकता है। ठीक है, बाद में बात है वो अलग संशोधन करके कुछ जोड़ मोड़ कर दिया जाए, लेकिन पटवारी का जो सिग्नेचर है वो लेखपाल का बहुत मायने रखता है। जो भी हमारे लैंड से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड उसके आंकड़े होते हैं, है ना, किसके अंदर क्या खेत बाड़ी जाएगी। ठीक, तो यही पे है कि भाई ये जोकिंगली कहा जाता है एक पटवारी सब पर भारी। साथ ही में हाउएवर इट इज नॉट दैट पटवारी डज नॉट वर्क ऑन हिज ओन माइंड, ही डज वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स डेफिनेटली भाई। और इवन जो उसका काम है वो ना कलेक्टर और ना ही कोर्ट उस पे उसका कह सकते भाई तुम साइन मिटा दो, तुम थोड़ा सा 2 गज और बढ़ा दो, 2 गज और कम कर दो, नहीं, वो अपने नियम के हिसाब से काम करता है। क्या काम है बेसिकली, गेटिंग लैंड बॉट, सोल्ड, लैंड मेजर्ड, मैप मोड, रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट करना, लैंड किसी को अलॉट करना, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब जो भी डिजास्टर आएगा उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल होता है। ट्रांसफर ऑफ फार्म्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये लेखपाल ही करते हैं कि भैया हमारी जमीन वहां तक की थी, जरा पकड़िए लेखपाल साहब को, देखिए अब हमारी जमीन में मतलब कितना क्या हिस्सा है, जो भी डिवाइड होगा, जो परचेज होगा, जो सेल होगा, जो बिकेगा। कॉर्पोरेशन इन नेशनल प्रोग्राम्स एज वेल अलोंग विथ एग्रीकल्चर सेंसस, एनिमल सेंसस, कॉर्पोरेशन इन इकोनॉमिक सर्वे, है ना, डिसेबल्ड पेंशन, कई सारे रोल होते हैं। जैसे एक सरकारी टीचर्स के बड़े सारे रोल भी होते हैं, वो मिड डे मील भी देखता है, वो इलेक्शन में भी ड्यूटी करता है, वो पढ़ाता भी है, तो वैसे ही इनके बहुत सारे रोल होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर हम जिक्र करेंगे कि भाई जो लेखपाल जो टर्म है वो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका में तलाठी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पटवारी इज ऑल्सो नोन एज कर्णम एंड शोंगगौरा पटेल इन साउथ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में ये लेखपाल के नाम से जाना जाता है। बेसिकली अगर इतिहास की बात करें तो पटवारी इज नोन फ्रॉम 1882, आईएनसी के फॉर्म होने से पहले, अकॉर्डिंग टू द गेजेटेड ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1882, तलाठी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर 8 to 10 विलेजेस, मतलब लगभग 10 विलेज पर एक पटवारी होते हैं। उसके बाद फिर अलग पटवारी, कभी कभी इन पटवारी को गांव में भी अलग अलग रहना पड़ता है लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए और वो रिपोर्ट ऊपर देने के लिए। तलाठी, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस कीप चेंजिंग, even when the country became independent the post of पटवारी remain the same. This is because ये एक नीड हमेशा रहती है एक विलेज लेवल स्टाफ को, ताकि वो रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके। और स्पेसिफिकली विलेजेस में आपने देखा होगा बहुत, मतलब जमीन को लेके, इंच भर जमीन को लेके बड़ी मतलब मारधाड़ रहती है, तो इसलिए आपने गांव में कभी आप गए होंगे तो कहीं से भी कोई गेड़ देता है, कहीं से भी कोई गेड़ देता है, अपनी दीवार खड़ी कर लेता है, ईटा लगा लेता है, बांस लगा लेता है, तो वो बहुत क्रूशियल होता है हमारे इस सेटिंग में, है ना। जमीन के लिए तो क्या क्या नहीं हो जाता है यार। तो ये है एक छोटा सा पर्सपेक्टिव। ठीक है, उम्मीद है ये पूरा सिस्टम आपको थोड़ा समझ में आया होगा। कमेंट करके मुझे अपना व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा। और आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो पीछे रिजल्ट ओरिएंटेड बैच की पूरी डिटेल लिखी हुई है कि उस बैच में क्या क्या रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आपको कोड यूज करना है जय हिंद, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।